सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम मोहित शुक्ला है और हम लोग आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति से पहले भी हम लोगों को कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, कुछ तथ्यों को जान लेना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई क्यों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आती है व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते उन्होंने भारत को अपना एक गुलाम बना लिया और वो शासन करना शुरू किया। औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा एक तरीके से वो शासन करने लगे। उसके बाद में अब 1857 पे आते हैं। 1857 की क्रांति के पहले भी बहुत सारी बातें थी, लोगों के मन में भड़ास था। 250 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। 250 सालों में बहुत ही अत्याचार और क्रूर शासन किया। केवल टैक्स सीने पे चढ़ करके, मजदूरों के, किसानों के सीने पे चढ़ करके अंग्रेजों ने जो है टैक्स लिया, लगान वसूला। तो उन सारी बातों का भड़ास था, लोगों को मारा, ठीक है, बहुत ही निंदनीय तरीके से उनको रखा, बहुत हेय दृष्टि से देखा गया। तो वो सारी बातें भारतीय लोगों के मन में जो है ना कहीं वो विद्रोह करने का मौका धीरे धीरे अंदर आग सुलग रही थी अंदर ही अंदर, ठीक है। बट ये है कि वो विद्रोह नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने विद्रोह कब किया? 1857 में, ठीक है। तो वो 1857 की जो क्रांति है ना, इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ से। और मेरठ में जो शुरुआत होती है वो 34वीं नेटिव फैक्ट्री के जो जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने अपने मेजर से कहा कि सर, मैं देखना चाहता हूं कि जो ये इनफील्ड राइफल बन रही है उसकी जो कारतूस है उसमें लगने वाली जो चर्बी है वो चर्बी कैसे लग रही है, जो ग्रीस बन रहा है उस कारतूस में लगाने के लिए जो ग्रीस यूज हो रहा है उसकी चर्बी, वो ग्रीस किससे बन रहा है। तो कान से फुसफुसाहट आवाज आए कि मतलब गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से वो ग्रीस बनाया जा रहा है। तो मंगल पांडे साहब ने कहा कि मुझे देखना है वो फैक्ट्री। तो उसके मेजर ने कहा ठीक है, चलो दिखाते हैं तुमको, फैक्ट्री दिखाते हैं। तो मंगल पांडे साहब अपनी फैक्ट्री में जाते हैं। वहां पे फैक्ट्री में, अंग्रेजों की फैक्ट्री जो लगी हुई थी उसमें जाते हैं और उन्होंने देखा कि वाकई में गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस बनाया जा रहा है जो लगाना है उस कारतूस पे। तो मंगल पांडे साहब को दो चार बातों का विरोध किया, तो उनके सार्जेंट ने भी कुछ कहा, उनके मेजर ने भी कुछ उनको कहा। उसके बाद मंगल पांडे साहब को गुस्सा आया। मंगल पांडे ने वहीं अंग्रेज को, अपने सार्जेंट को गोली मार दिया उन्होंने, ठीक है। इस तरीके से मंगल पांडे ने एक विद्रोह की शुरुआत की, ठीक है। 1857 की क्रांति की विद्रोह का जो शुरुआत हुआ वो मंगल पांडे साहब ने ही किया। कि यहां से शुरुआत होता है, कहां से? मेरठ से। और ये 34वीं नेटिव फैक्ट्री के जवान थे। और जब इन्होंने अपने सार्जेंट को गोली मार दी तो ये बात पूरी आग की तरह फैल गई कि मंगल पांडे ने तो अपने मेजर को ही गोली मार दी, विद्रोह कर दिया उसने। और जितने सिपाही थे सबके सब मंगल पांडे की तरफ खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद में मंगल पांडे साहब को गोली मार दी गई। जब ये बात पूरे भारत में जितने सिपाही थे सबके सब धीरे धीरे चारों तरफ ये बात पूरे भारत में फैल गई। तो सभी जो है सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया कि यार 1857 की क्रांति हो गई है, ठीक है। और 1857 की क्रांति में सभी, मतलब जितने सिपाही थे सबके सब, सारे के सारे सिपाही ने विद्रोह कर दिया कि अब हमको विद्रोह ही करना है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है, ठीक है। उसके बाद में ये बातें जो फैल रही है ना, ये विद्रोह जो हो रहा है ना, इसके पहले अंग्रेजों के लिए जो भारतीय लोगों के मन में जो एक ईर्ष्या द्वेष की भावना भरी हुई थी ना, वो धीरे धीरे भड़ास अब निकल रही थी। 1857 में वो निकल रही थी वो भड़ास। और मेरठ से शुरुआत किया किसने? मंगल पांडे साहब ने 10 मई 1857 को। उसके बाद में जब ये विद्रोह कानपुर में भी फैल गया तो कानपुर के जो अंतिम बाजीराव पेशवा थे उनके दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब पेशवा, ठीक है। इन्होंने वहां की कमान संभाली, कानपुर की कमान इन्होंने संभाली। बात होती है लखनऊ की। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल एक महिला थी जिनके पुत्र का नाम था बिरदिश कादिर। और इन्होंने, बेगम हजरत महल ने वहां से नेतृत्व किया लखनऊ से। बरेली से खान बहादुर खान ने किया। जगदीशपुर बिहार से राजा कुंवर सिंह ने किया। ये राजशाही घराने से बिलोंग करते थे जिनका नाम था राजा कुंवर सिंह। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया। हकीकत में झांसी से जो रानी लक्ष्मीबाई ने किया, ये
जो विद्रोह में वो शामिल हुई, सिपाहियों के साथ वो जो लगी, उनके लगने का एक कारण था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि डलहौजी की जो विलय नीति थी उसमें यह था कि अगर आपका कोई खानदानी वारिस नहीं है तो अगर आप दत्तक पुत्र लेते हैं तो आपके पूरे साम्राज्य को अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया जाएगा। अंग्रेज उसको दत्तक पुत्र को आपका वारिस नहीं मानते हैं और उसको आपके पूरे साम्राज्य को वो विलय कर लेगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत झांसी का भी विलय उन लोगों ने कर लिया था। तो झांसी का पूरी राज सत्ता छिन गई थी, तो उनके मन में विद्रोह था और उन्होंने अंग्रेजों से हर संभव प्रयास किया कि आप जो है, अगर आप मेरी बात मान लो या मेरा राजपाट वापस कर दो तो मैं नहीं लड़ूंगी, अंग्रेजों को मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, एक भी बात नहीं मानी। झांसी की रानी ने नीचे से लेके ऊपर तक सभी ऑफिसरों के पास लेटर भेज करके अपनी बात को कहा कि अगर आप मेरी बात मान लो तो ये जो 1857 की क्रांति चल रही है, जो भी सिपाही आ रहे हैं आपके विद्रोह करने के लिए, मैं उनका साथ नहीं दूंगी और आपको मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। ये बात झांसी की रानी ने कहा। लेकिन झांसी की रानी की बात को अंग्रेजों ने एकदम बिल्कुल जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब उसके बाद में अगर ये 1857 क्रांति की बात करते हैं ना, ये तो सारी की सारी कहानी घूमती 1857 की क्रांति जो है वो दिल्ली में। और दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह द्वितीय, मुगल शासक जो था बहादुर शाह द्वितीय, वो उसका भी राजपाट छिन गया था और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता में विलय कर लिया था। और बाकी इसको पेंशन दे रहे थे, केवल पेंशन का ये भुक्तभोगी हुआ था और वो ही पेंशन पा रहा था, उसी पेंशन के आधार पे जी रहा था। तो इसके भी मन में भड़ास था, अब कोई राजा की तरह जी रहा और उसको केवल पेंशन मिल रही हो तो राजशाही अंदाज पूरा खत्म हो गया। अब आदमी भीख तो मांग सकता नहीं है, केवल पेंशन पे जी रहा है। तो ये कहानी थी बहादुर शाह द्वितीय की। उसके बाद में ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से तात्या टोपे ने इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बनारस और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने किया और पंजाब से अकाली दल ने किया और हरियाणा से राव तुलाराम ने किया। तो इस तरीके से पूरा 1857 की क्रांति चली। ठीक है, अब ये बात जो हो रही है ना कि 1857 की क्रांति बढ़ रही है, तो सबका मोटो क्या था? सभी किसानों का और सभी विद्रोहियों का एक ही मतलब था, सारे क्रांतिकारियों का एक ही मोटो था कि हमको पहुंचना है दिल्ली। और दिल्ली उन्होंने जा करके सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ और सारे के सारे सिपाही, लाखों की संख्या में सभी के सभी सिपाही जो है वो पहुंच रहे थे कहाँ पे? दिल्ली में। और दिल्ली में जाकर के सब लोगों ने बहादुर शाह द्वितीय से कहा कि आप जो है भारत का खुद को शहंशाह हिंद घोषित कर दीजिए और आपके बैनर के नीचे हम लोग लड़ेंगे, आपकी तरफ से हम लोग आपको अपना राजा मानते हैं और आप अपने आप को घोषित कर दो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कि मैं भारत का शहंशाह हिंद हूँ और मैं लड़ूंगा अंग्रेजों के खिलाफ, मैं लड़ूंगा, मैं यहाँ का राजा हूं। तो सभी किसान और सभी सिपाहियों का एक ही मोटो था कि उन्होंने कहा बहादुर शाह द्वितीय से कि आप अपने आप को शहंशाह हिंद घोषित करो। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय के पास जैसे ही भीड़ पहुंचती है और बहादुर शाह के पास सभी क्रांतिकारी जाने के बाद में कहते हैं बहादुर शाह से कि आप शहंशाह हिंद घोषित करो, तो वो अपने आप को खुद को शहंशाह हिंद घोषित करता है। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय ने बहादुर शाह द्वितीय ने कहा कि भाई मुझे क्या मतलब है, मुझे तो पेंशन मिल रही है। और हकीकत में उसके पास लड़ने की क्षमता थी नहीं, सैनिक थे नहीं, पैसा था नहीं राजकोष में कि वो खुद ही लड़े, इतना मजबूती स्तर पे उनको अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं था। तो बहादुर शाह द्वितीय को भी लगा यार कि इतना सारा सैनिक आ रहा है, इतना लंबा विद्रोह हो रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। ठीक है, एक अच्छा वजह मिल रहा लड़ने का और इतनी अच्छी सत्ता, इतनी अच्छी सैनिक मिल रही, इतनी सारी जनता का सपोर्ट मिल रहा है फ्री में, ठीक है, विदाउट किसी खर्चे का। तो वो भी खड़ा हो गया, बहादुर शाह द्वितीय भी खड़ा हो गया और वो अपने आप को शहंशाह हिंद कह करके भारत का खड़ा हो गया। उसके साथ में लोग लड़ना शुरू किए। तो जैसे ही 11 मई को सब लोगों ने, 10 मई से मेरठ से शुरू होता है, 11 मई को सब सारे सैनिक और जो है सिपाही यमुना नदी को पार करके दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली जाते हैं किसके पास? बहादुर शाह द्वितीय के पास। बहादुर शाह द्वितीय से कहते हैं कि आप खुद को शहंशाह हिंद घोषित करो और भारत का शहंशाह हिंद जैसे ही आप घोषित करेंगे तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हम लोगों को लड़ने का एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा और अंग्रेजों को भी पता चलेगा कि उनके खिलाफ कोई राजा लड़ रहा है। ठीक है,
सैनिक नहीं राजा लड़ रहा है तो उसका भी मनोबल टूटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 की क्रांति ऐसे ही चल रही है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, और अगर पूछा जाता है कब हुई तो 10 मई 1857 को हुई। ठीक है, और उस टाइम इसका गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम के कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामस्टन, और गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, ग्वालियर, बनारस, इलाहाबाद, पंजाब, हरियाणा, पूरे समग्र भारत में 1857 की क्रांति फैल गई। और ये 1857 की क्रांति जो है ना, ये अपने भारत में बहुत पहले से सबके मन में मनसा चल रहा था कि 1857 में एक विद्रोह होने वाला है, हम लोग करेंगे, जहाँ का सारा मनसा होगा कि हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली को अपने कब्जे में लेंगे। अब दिल्ली को अपने कब्जे में क्यों लेंगे, इसलिए क्योंकि दिल्ली में ही जो अंग्रेज पूरे भारत का जो मतलब रेगुलेशन है ना, पूरे भारत का शासन करने की जो सारी पद्धतियां थी वो वही उनका केंद्र था, सेंटर था, जहां से वो पूरे भारत को ऑपरेट करते थे। ठीक है, तो सबके मन में था कि दिल्ली को कब्जा करना है। और जैसे ही क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचते हैं यमुना पार करके, वहाँ पे रोड पे जो भी मिला, जो भी अंग्रेज मिला उसको मार दिया, और जो भी चुंगी कर का जो भी मतलब सरकारी दफ्तर मिला उन सबको फूंक दिया, जला दिया। ठीक है, इस तरीके से 1857 की क्रांति को लोगों ने आगे बढ़ाते हुए काम किया। ठीक है, अब बिहार में मेरठ की बात हो गई, बात होती है कानपुर की, तो कानपुर के नाना साहब पेशवा थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और बरेली में खान बहादुर खान थे, जगदीशपुर बिहार के राजा कुंवर सिंह थे, और जो लड़ते लड़ते 9 मई 1858 को 57 में मतलब शुरू हो रही है, 9 मई 1858 को इनका मृत्यु होता है, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं। झांसी की रानी जो है ये झांसी से अपना कमान संभालती हैं, अपने सिपाहियों का कमान संभालती हैं, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना, विलय, अंग्रेजों की विलय नीति के अंतर्गत उनके पूरे साम्राज्य का विलय कर लिया गया था, इसलिए इन्होंने लड़ा। और झांसी की रानी का जो बचपन का नाम था वो था मणिकर्णिका। ठीक है, इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, और ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को इनका डेथ होता है। ठीक है, 17 जून 1858 को इनका डेथ होता है। और दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने पूरे केंद्र बिंदु में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, और इसको अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के पास में पकड़ा। और जब ये बहादुर शाह द्वितीय पकड़ा जाता है तो क्रांतिकारियों की कमर टूट जाती है। कहते हैं ना कि अपना जो मेन सबसे लीडर है, सबसे गैंग का सरगना जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, तो जो मेन लीडर जब पकड़ा जाता है तो क्रांतिकारियों का जो मनोबल होता है ना वो डाउन हो जाता है। तो हकीकत में जैसे ही ये पकड़ा गया बहादुर शाह द्वितीय हुमायूं के मकबरे के पास में, तो अंग्रेजों ने इसको पकड़ करके क्या किया, पहले ढंग का इनका कुटाई किया, उसके बाद में इनको बर्मा जेल में भेज दिया। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय इस तरीके से पकड़ा जाता है। उसके बाद में ग्वालियर से लड़ा था कौन, तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। कहीं कहीं इनका नाम पूछा जाता है कि ग्वालियर से लड़ने वाले तात्या टोपे का नाम क्या था, तो कहीं कहीं ऑप्शन में तात्या टोपे देता है, तो कहीं कहीं रामचंद्र पांडुरंगा देता है। बनारस से इलाहाबाद, बनारस और इलाहाबाद दोनों जगहों का नेतृत्व किसने किया, मौलवी लियाकत अली ने किया। पंजाब से अकाली दल ने किया, और राव तुलाराम ने हरियाणा से किया। तो इस तरीके से पूरे समस्त भारत में, समग्र भारत में एक 1857 की क्रांति फैल गई। और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते झांसी की रानी भी मारी जाती है, और झांसी की रानी जो है लड़ते लड़ते वो भी मारी जाती है। तो जनरल ह्यूग रोज था जिसने ये कहा कि 1857 की क्रांति में ये अकेली एक वो मर्द महिला थी। ठीक है, जब झांसी की रानी मारी जाती है तो उनके कब्र के पास में जब ये जाता है, जंगल में झांसी की रानी मारी जाती है, और वहीं पे उन्होंने कहा था मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को इन विधर्मियों को छूने मत देना।
तो उनके जितने समर्थक थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने उनकी बॉडी को एक जगह वहीं पे जंगल में ही दफन कर दिया। ठीक है, तो जनरल ह्यूग रोज को विश्वास, और पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लड़ते लड़ते वो मारी गई है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था, किसी ने बॉडी को पाया नहीं था। लेकिन जब वो पता करते हुए पहुंचा उनके कब्र के पास में, तो उसने कहा कि कब्र के पास जब पहुंचता है तो जनरल ह्यूग रोज क्या कहता है, यह वह एकमात्र मर्द थी, औरत थी, जो इस कब्र में सोई हुई है, जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये बात उसने कहा किसके बारे में, झांसी की रानी के बारे में। उसने कहा कि मतलब यहाँ पे जो इस कब्र में जो सोई हुई है ना, ये इन सारे विद्रोहियों में एक अकेली एकमात्र मर्द थी। उसने ये बात कहा, किसने, जनरल ह्यूग रोज ने। ठीक है, तो ये हो गया 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की और भी बहुत सारे रीजन है, कारण है। जैसे अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों के बराबर जो है ना, जो अंग्रेज सैनिक थे और भारतीय सैनिक थे, इन दोनों को बराबर में कभी कभी वेतन देने में भी इन लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती थी, भेदभाव किया जाता था। जो लोग पैदल चलते थे, जो पैदल सेना चलती थी, उसको 7,000 मिलता था, और जो घुड़सवारी सेना थी उसको 27,000 रुपया मिलता था वेतन के तौर पे। तो आप सोच लो 7,000 सेना और 27,000 सेना में कितना अंतर है। और उस टाइम जो है भारत में बहुत ज़्यादा, भारत एक धार्मिक देश है, आप सभी को पता है। धर्म के नाम पे यहाँ कुछ भी हो जाए, जान दे देंगे लेकिन धर्म नहीं जाने देंगे, ये वाली कहानी है भारत में। यही कहानी तब भी थी भारत में। ठीक है, कि 1857 की क्रांति में जैसे ही इनको पता चलता है कि उस टाइम का क्या था कि कोई समंदर को पार नहीं करता था, पानी में यात्रा नहीं करता था। जो यात्रा कर लेता था उसको कहते थे कि इसने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो जैसे अफगानिस्तान से जब लड़ाई हुई अंग्रेजों की, तो बर्मा जाने के लिए कुछ लोगों को कहा कि आप लोग बर्मा जाओ। अंग्रेजों ने कहा कि सिपाहियों को कि तुम बर्मा जाओ। तो सिपाही कहे कि हम समंदर की यात्रा नहीं करेंगे, हाँ ये हमारे पिता हैं, हम इनको पर पैर रख करके, ये हमारे देवता हैं, जल के ऊपर हम अपना जो है यात्रा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से रूढ़वादिता भी थी बहुत ज़्यादा। तो अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में जो बात हुई वो ये भी उसमें शामिल होती है कि अंग्रेज जो है वो कह रहे थे कि वो चाहते थे कि हिंदुओं का या यहाँ के भारतीय लोगों का धर्म भ्रष्ट हो। ठीक है, वो इनको दीनहीन मनोभावना की स्थिति में उनको भेजा जाए। तो उस टाइम क्या हुआ कि अपने आप को मतलब ईसाइयों को बहुत सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे अंग्रेज, और भारतीय मशीनरियों, भारतीय किसानों को और भारतीय लोगों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को बहुत ही हेय दृष्टि से तुच्छ दिखाने की कोशिश करते थे। किताबों में या नाटकों में या जो भी उनके पास सोर्स थे, अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाते थे। ठीक है, तो सबके मन में एक तरीके से विद्रोह था, भावनाएं थी कि यार हम लोगों को इन लोगों ने जो है बहुत बेतुकी ढंग से दिखा रहे हैं ये लोग। तो उन सारी बातों का भड़ास 1857 में निकलता है। तो हम लोग अब आज देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता क्या है। जैसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मैंने आपको बताया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, लॉर्ड पामर्स्टन थे। उसके बाद में पूछा जाता है कि 1857 की अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब से किसने लड़ा। तो पंजाब से कौन लड़ा, ये अकाली दल पंजाब से लड़ा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में कौन सा आयोग है जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद में भारतीय फौज में नव संगठन में संबंधित है। तो हकीकत में जब 1857 की क्रांति हुई, बहुत व्यापक स्तर पर हुई, तो एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था पील आयोग। ठीक है, पील आयोग, इस पील आयोग का गठन किया गया। और पील आयोग के गठन में ये कहा गया कि यार अब तक तो भारत हमारे हाथ से निकल रहा था, इतना बड़ा और औपनिवेशिक सत्ता और हमारे हाथ से भारत निकल जाता। तो उन्होंने एक पीला आयोग बनाया, और जो भी सेनानी थे, जो भी मतलब सिपाही थे और वो बात नहीं मानते थे, तो वो क्या किए कि उस पीला आयोग के द्वारा उनको हटाया। बाकी जिसको लगा जो ज्यादा विद्रोही था उसको फांसी दिया और विद्रोह को पूरा दबाने की कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए
पूछा जाता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको भारतीय इतिहास को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा, तो उसमें कौन थे? बीडी सावरकर नाम था एक, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने क्या कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, बीडी सावरकर ने क्या कहा कि 1857 की क्रांति जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, उसके बाद में हकीकत में ये 1857 की क्रांति इतने बड़े व्यापक स्तर पे पहुंची कैसे? क्योंकि इसमें एकता थी, हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम जो एकता थी ना, वो सभी लोग मिल करके लड़ रहे थे। जैसे यहाँ देखो आप, अगर यहाँ देखो तो यहाँ से मौलवी साहब लड़ रहे हैं, ठीक है, मौलवी लियाकत अली लड़ रहे हैं, और यहाँ पे शुरुआत कौन कर रहा है? मंगल पांडे कर रहे हैं, एकदम शुद्ध प्योर ब्राह्मण। ठीक है, ये मंगल पांडे यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पे मौलवी साहब संचालन कर रहे हैं। यहाँ नाना साहब पेशवा कर रहे हैं, यहाँ भी बेगम हजरत मुस्लिम है जो कर रही हैं, यहाँ खान बहादुर खान ये भी कर रहे हैं, यहाँ पे राजा कुंवर सिंह जो है ये छत्री हैं ये भी कर रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कर रही हैं। ठीक है, वहां से मुगल बहादुर शाह द्वितीय मुगल वो मुस्लिम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा परिचायक था 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति जो है ना इतनी सफलता पाती है तो उसका एक ही कारण है कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता थी। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा भेदभाव था और धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी जाती थी। भारत एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचारधाराओं में बहुत ज्यादा विश्वास करता है, जातिवादिता में बहुत ज्यादा बटा हुआ था उस समय का भारत। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो अगर ये पूछा जाता है जैसे कि मतलब उस समय 1857 की क्रांति में कौन कौन सा वर्ग ऐसा था जो भारत की 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो भाग न लेने का कारण क्या था? तो भाग नहीं लिया जो वो दो वर्ग था। एक पहला जो था वो था, पहला था कि जो साहूकार वर्ग था। साहूकार बोले तो जो किसानों से खरीदता था, जो भी किसान की फसलों को खरीदता था वो साहूकार वर्ग होता है। ठीक है, और दूसरा जो था, और दूसरा कौन था? दूसरा जमींदार वर्ग। जमींदार क्या करता था? टैक्स वसूलता था, ज्यादा से ज्यादा अनाज लिख उस वहां से वसूलता था और साहूकार को बेच देता था। ठीक है, क्यों? इन दोनों लोगों को फायदा था। किसको? साहूकार को भी फायदा था और जमींदार को भी फायदा था। किससे? अंग्रेजों से। इसलिए ये दो लोग चुप थे। कहीं कहीं इन लोगों ने इस विद्रोह को कमजोर करने की भी कोशिश किया। कौन? जमींदार वर्ग और साहूकार वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन दो वर्ग ऐसा था जो शामिल नहीं हुआ। तो कौन कौन दो वर्ग था? जमींदार वर्ग और दूसरा साहूकार वर्ग। ये दो लोग शामिल नहीं हुए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक क्वेश्चन बनता है कि बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो क्या होगा? खान बहादुर खान होगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा 1857 की क्रांति चलती है। पूछा जाता, देखो कहीं कहीं दिया है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, ये इनका मूल नाम था। कभी कभी पूछा जाता है कि झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मणिकर्णिका नाम था। ठीक है, और 17 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसमें दिया है ना कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो जिसने 1857 की क्रांति को देखा था तो उसका नाम, एक उर्दू कवि है जिनका नाम है, शायर है, नाम है मिर्जा गालिब। ठीक है, तो ये मिर्जा गालिब साहब जो थे ना वो उनका बड़ा फेमस था। कौन सा शायरी है उनका? उम्र भर गालिब गलती यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, ऐसा कुछ है ना, वो काफी वायरल हुआ था। तो ये कौन थे? मिर्जा गालिब साहब थे। ठीक है, जिन्होंने देखा था। उसके बाद में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है ना ये, अच्छा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में ये जो इनफील्ड राइफल है ना, इनफील्ड राइफल, यहीं से सारी शुरुआत हुई थी। क्योंकि इनफील्ड राइफल में ही
वो चर्बी वाले कारतूस वाला वो लगता था ना, गोलियां लगती थी कारतूस, तो इनफील्ड राइफल की ये शामिल कब हुआ था? तो ये जनवरी 1857 में ही शामिल हो गया था। ये जनवरी में शामिल हुआ था, जनवरी महीने में ही शामिल हुआ था। और वो चलते चलते कब पहुंचा? विद्रोह कब हुआ? विद्रोह होता है 10 मई 1857 को। तो इस तरीके से 1857 की ये क्रांति हुई। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो बेगम हजरत महल ने किस शहर से किया? लखनऊ से किया। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या। तो क्या नाम था इनका? मणिकर्णिका नाम था। ठीक है, और सारे के सारे कहानी के केंद्र बिंदु में कौन घूम रहा है? बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि यही अपने आप को शहंशाह हिंद घोषित किया था। ठीक है, बाद में जब इसको मतलब हुमायूं के मकबरे के पास में इसको पकड़ा गया, जब वो 1857 की क्रांति थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी, तो इसको हुमायूं के मकबरे के पास से पकड़ा गया। और जब ये पकड़ा जाता है तो क्रांतिकारियों की कमर टूट जाती है, क्योंकि मेन लीडर पकड़ा गया, नेतृत्व करता, संचालन करता व्यक्ति ही जब अगर पकड़ा जाए तो फिर कमर तो टूटनी ही टूटनी है। फिर वर्मा जेल में भेज दिया गया इसको। कहाँ पे? काला पानी की सजा देते थे ना वर्मा जेल, वही तो है काला पानी की सजा। इसको बर्मा जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति हुई। और इसके कुछ मेन तथ्य जो थे, ये सारे के सारे तथ्य हैं। जैसे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 के समय कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। किस उर्दू कवि ने एक अकेले देखा था इसको? मिर्जा गालिब। जगदीशपुर बिहार से कौन संचालन कर रहा था? कुंवर सिंह। झांसी की रानी ने मतलब कहां से संचालन किया था? झांसी से। क्यों? क्योंकि विलय नीति के अंतर्गत, डलहौजी की विलय नीति आप लोगों ने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके द्वारा इनका साम्राज्य विलय कर लिया गया था। और 17 कभी कभी पूछा जाता है कि झांसी की रानी को मतलब वीर गति कब प्राप्त हुई? तो 17 जून 1858 को इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। कौन दो वर्ग अछूता था? जमींदार वर्ग और साहूकार वर्ग। ये 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुए थे। पंजाब से कौन संचालन कर रहा था? अकाली दल कर रहा था। बनारस और इलाहाबाद के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। तो 1857 की क्रांति इतने बड़े पैमाने पर लड़ी गई, लेकिन फिर भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति इतने बड़े व्यापक पैमाने पर लड़ा गया, फिर भी इसमें कोई सफलता नहीं मिला। उसका कारण क्या था? यहाँ से पूछा जाएगा भारत के 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? तो इसके कारण में ये था, पहली बात अपने पास कोई ढंग का नेता नहीं था। ठीक है, कोई अच्छा नेता नहीं था, एक लीडर नहीं था जो पूरे ग्रुप का संचालन कर सके। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अपने पास संसाधन का अभाव था। ठीक है, जैसे गोला, हथियार चाहिए, बारूद चाहिए, बंदूकें चाहिए, ये सारी चीजें अपने पास नहीं थी। सिपाहियों के पास जो थी वो सिपाहियों के वहीं जमा हो गया था, या जो सिपाही लेके आए थे जिनके पास सोर्स था वो साल साल भर चल रहा है, लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो एक साल के लिए लड़ाई चल रही है। अब आप सोचो ना कि 1857 में ये शुरू हो रही है लड़ाई, और 10 मई को 17 जून को मारी जा रही है 1858 में। कौन? झांसी की रानी। मतलब एक साल तो वैसे ही हो गया लड़ते लड़ते। तो एक साल के लिए चलाने के लिए कोई ढंग का नेता नहीं था, अपने पास संसाधन नहीं थे। अंग्रेजों जिसे अपने साधन क्या था? मैसेज पहुंचाने का नियम क्या था? भाई डाक सेवा थी, लेकिन अंग्रेजों के पास थी। ठीक है, हम लोगों के पास डाक सेवा नहीं थी। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते थे कि मान लो हमको एक मैसेज पहुंचाना है यहाँ से वहाँ कि भाई हमको विद्रोह करना है, हम दिल्ली में विद्रोह करेंगे। मान लो 10 मई को हम दिल्ली में विद्रोह करने वाले हैं, और मैंने ये संदेश दिया लखनऊ वाले को कि 10 मई को हम लोगों को दिल्ली पहुंचना है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से लखनऊ जा करके मैसेज दे रहा है, अंग्रेज को पता चल गया। वो आदमी क्या करा? अंग्रेजों ने क्या किया? बीच में ही उनको निपटा दिया। ठीक है, तो वो मैसेज अधूरा रह गया। अब मैं 10 तारीख को अगर दिल्ली विद्रोह करने वाला हूं, मैं 10 को विद्रोह मैं करूंगा अकेले ही, क्योंकि लखनऊ वाला मेरे पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। ठीक है, तो 1857 की ये क्रांति है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटा होगा, कि 1857 की क्रांति का कोई पॉइंट छूटा हो। ठीक है,
और ये 1857 की क्रांति की असफलता का एक कारण और भी रहा कि जो अपने वहाँ की माएँ थी ना, जो भारतीय महिलाएं थी, वो अंग्रेजों के वहाँ काम करती थी, काम वाली, बाई वाली, बर्तन धुलने वाली या बच्चों को खिलाने वाली, ठीक है, ये सारे मेट जो होते थे ना, वो भारतीय महिलाएं थी। और भारतीय माएँ बहुत भावुक होती हैं, तो इन माओं ने क्या किया कि जिस बच्चे को ये खिलाती थी, जिलाती थी, उन माओं से इनका बहुत अटैचमेंट था। वैसे भी भारतीय महिलाएं दूसरे के बच्चे को देख करके अपने बच्चे की ही तरह सेम व्यवहार करती हैं, ठीक है, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो यही कहानी वहाँ भी हुई कि जो अंग्रेजों के बच्चे थे, उनको जो माएँ खिला जिला रही थी, पालन पोषण कर रही थी, उनका देखभाल कर रही थी, उनका लगाव उन बच्चों से था। और जो अपने वहाँ बातें होती थी ना कि 1857 की क्रांति का एक विद्रोह करेंगे, धमका करेंगे, और जो जहाँ मिलेगा, जो अंग्रेज जहाँ मिलेगा उसको वही निपटा दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, जो भी मिल जाएगा उसको वही मार दिया जाएगा। और अपने पास लड़ने के लिए कोई साधन नहीं था, मतलब विद्रोह चल रही है, क्रांति चल रही है, तो एक किसान के पास क्रांति करने के लिए क्या होगा? उसके पास तो AK-47 रहेगा नहीं, सीधी सी बात है। वो लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? वो लड़ेगा अपने घर के पास जो फावड़ा है, जो कुल्हाड़ी है, जो फरसा है, जो भाला है, ठीक है, साड़ भगाने के लिए जो भाला है उसी से लड़ेगा। जो फरसा है रखा हुआ है वही रामलीला मैदान में खेलने के लिए जो फरसा है वही रखेगा। तो कुल्हाड़ी है, घर का मतलब जो भी मिल जाए, कुदाल, फावड़ा, खंती, जो भी मिल जाए उसी से तो करेगा वो। तो उस टाइम अपने पास मॉडर्निटी नहीं थी, अपने हथियारों में मॉडर्निटी नहीं थी। आप जब तक दौड़ाओगे, किसी को भाले फेंक के मारोगे, तब तक क्या पता चला एक गोली यहीं से किसी ने चला दिया, उतने में क्रांतिकारी खत्म हो गया। AK-47 जैसा बंदूक है अभी तो, मतलब उस टाइम इनफील्ड राइफल ही थी, एक बार में एक ही गोली भर सकते हो। बट इन द कंपेयर अगर उससे तुलना किया जाए, गोली की तुलना और भाले की तुलना में कहीं ना कहीं भाला बहुत स्लो है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास अभाव था, ठीक है, हथियारों का अभाव था, मैसेज का अभाव था, ठीक है। तो उसकी असफलता के अगर कारण पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की असफलता का कारण क्या था, पहली बात तो संचालन का अभाव, कोई ढंग का संचालन करने वाला नहीं था, संचालक का अभाव। दूसरा पूछा जाएगा अगर कि असफलता के क्या कारण थे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अपने पास हथियार नहीं थे, हथियार का अभाव। और अगर तीसरी बात पूछा जाए कि क्या था, तो तीसरे में हम लोग कहेंगे संचालक का अभाव, हथियार का अभाव, और तीसरा संदेश वाहक पद्धतियों का अभाव। अगर लिखना हो कि अपना मैसेज कैसे दिया जाए, बहुत तेजी से मैसेज ट्रांसफर हो, वो उसका भी अभाव था अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी 1857 की क्रांति। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो एक बार रिकॉल करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है, आज का क्लास अच्छा लगा, आपको लगता है कि मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है ये क्लास करके, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।